चलिए, हमारे पिछले वीडियो में हमने असंग जनन के बारे में पढ़ा था। आज हमारे सिलेबस का अगला बिंदु है असंग जनन का आणविक आधार। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एपोमिक्सिस। तो इसको समझने से पहले वापस एपोमिक्सिस पर ध्यान चाहूंगा। असंग जनन है क्या? दो चीजें फेल हो जाती है। नंबर एक मियोसिस और नंबर दो फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ये दो चीजें अगर फेल हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन, तब हम कहते हैं कि भाई ये असंग जनन की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं इनका आणविक आधार यहीं पर छुपा है कि वो जीन या वो अणु जो इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई बाधा या व्यवधान होता है जिससे ये प्रक्रिया फेल हो जाती है। तो मियोसिस कहाँ होता है? मियोसिस होता है, कहाँ होता है कि जब क्या बनते हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। उनको नियंत्रित करने वाले जीन में या प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो असंग जनन हो जाता है। ऐसा होने पर क्या होता है कि जो लघु बीजाणु या गुरु बीजाणु बनते हैं वो अगुणित नहीं होते, वो द्विगुणित होते हैं। उनमें जो उत्तक बनेंगे, मतलब जो भ्रूण कोश बनेगा वो भी द्विगुणित होगा, उसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होगी और वो सीधे ही भ्रूण का निर्माण कर देंगे। चलिए, दूसरा एबनॉर्मल कहां होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव। हमने पढ़ा है कि भ्रूण के निर्माण के लिए निषेचन आवश्यक है, लेकिन कभी कभार बिना निषेचन के भी भ्रूण बन जाता है। तो कुछ ऐसे जीन हैं जो इसका कंट्रोल करते हैं। अभी हम एग्जांपल पे लिखेंगे, तो इस कंडीशन में भी एपोमिक्सिस हो सकता है। भ्रूण कोश का निर्माण, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, अगर इसको नियंत्रित करने वाले जीन में भी कोई विकृति आ जाए तो भी असंग जनन की प्रक्रिया हो सकती है। एक और बात कि कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा है एबनॉर्मल क्रोमोसोम जो बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान, एबनॉर्मलिटी हो जाती है जिससे सेल हैप्लॉइड ना होकर डिप्लॉइड हो जाती है। तो सेल डिवीजन के दौरान भी अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो भी असंग जनन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ जो इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले जीन होते हैं। तो यहाँ पर प्रक्रिया और यहाँ पर नियंत्रण करता जीन। तो सबसे पहले मैं लेता हूं गुरु बीजाणु जनन। देखिए, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले जो जीन हैं, एक तो है DUAD, ठीक है, और दूसरा है OSD फर्स्ट। इसको आप उतार लेना, कहीं भी पुस्तकों में नहीं मिलेगा। चलिए, एक और है एपोस्टार्ट जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले जीन हैं। चलिए, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाले कुछ जीन हैं, जिनमें एक है RIM11। ये अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसी तरह से भ्रूणोद्भव, इसको नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं वो होते हैं HAP और दूसरा है PTG। इसी तरह से भ्रूण कोश परिवर्तन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसको भी नियंत्रित करने वाले जीन होते हैं, जैसे FUS और FIS।
ये कुछ जीन है जो इन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इन जीनों द्वारा किसी भी स्तर पर यदि नियंत्रण समाप्त हो गया तो आपके असंगजनन हो जाएगा। तो आप पहले इस चार्ट को उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी, बहु भ्रूणता। बहु भ्रूणता इंग्लिश में कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए ये अंडाशय, अंडाशय में एक क्या बीजांड, बीजांड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बीजांड में क्या बनता है, केवल एक भ्रूण कोश बनता है और उसमें केवल एक भ्रूण बनता है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक भ्रूण। लेकिन यदि किसी कारण से बीजांड या अंडाशय में एक से अधिक भ्रूण बन जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं बहु भ्रूणता, जिसकी खोज नींबू और संतरा में की थी ल्यूवेनहॉक ने। ये भी पूछा जाता है, पॉलीएम्ब्रियोनी वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इसकी खोज की थी नींबू और संतरा जैसे वंशों में। अब तो इस पे बहुत काम हुआ है जिम्नोस्पर्म में, तो ये बहुत सामान्य बात है और इसका महत्व भी है, आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी किस तरह से होती है, क्या कारण होते हैं। तो बहुभ्रूणता के प्रकार पहले तो हम देख लेते हैं। तो बहुभ्रूणता दो तरह से हो सकती है, समझना आप इसको। देखिए ये बीजांड, इसके अंदर भ्रूण कोश और यहां पर ये भ्रूण बना है, मान लो। तो ये जो बाहर के उत्तर के वो क्या है, बीजांडकार, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, अध्यापक। तो यदि एक से अधिक भ्रूण का निर्माण केवल भ्रूण कोश की किसी कोशिका से होता है, इसके अंदर प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका, केवल भ्रूण कोश के कारण एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो तो उसको कहते हैं गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी क्या, युग्मकोद्भिद बहुभ्रूणता। और यदि भ्रूणकोश के बाहर की किसी उत्तक बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका या अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण हो उसको कहते हैं स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी इसका हिंदी नाम है युग्मकोद्भिदीय बहुभ्रूणता, और इसका नाम है बीजाणुद्भिदीय बहुभ्रूणता। ये नाम क्यों है, स्पष्ट है। ये किससे बनता है, गुरु बीजाणु से बनता है, जो कि एक युग्मक है। ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी है और बीजांड एक बीजाणुद्भिद पीढ़ी का नेतृत्व करता है। ये बीजाणुद्भिद उत्तक है। तो ये दो प्रकार हो गए मुख्य। अब इसके अलावा भ्रूण की उत्पत्ति कहां से होती है, एक से अधिक भ्रूण किस जगह से बनते हैं, उसके आधार पर इसके कुछ प्रकार है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं विकलन बहुभ्रूणता। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी जो सामान्यतः जिम्नोस्पर्म में बहुत पाई जाती है। सपोज ये भ्रूण है और किसी कारण से इसके टुकड़े हो गए, इसमें खंडन हो गया, तो ये जितने खंड हो गए उतने स्वतंत्र भ्रूण बन जाएंगे। तो इसको कहते
कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता, जो कि किसमें पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। चलिए दूसरा जो प्रकार है वो है कि अंड के अतिरिक्त भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से, देखिए ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका और हमारी ये केंद्रीय कोशिका। तो भ्रूण का निर्माण तो किससे होता है? इसी से होता है, अंड कोशिका से। लेकिन यदि सहायक कोशिकाओं से भी भ्रूण बन जाए या प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी भ्रूण बन जाए तो ये कितने भ्रूण हो गए? एक से अधिक हो गए। तो ये भी कारण हो सकता है पॉलीएम्ब्रियोनी का, कि भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना। और तीसरा प्रकार है कि भ्रूण कोश के बाहर के किसी उत्तक, अब ये क्या बीजांड है और बाहर का उत्तक क्या? बीजांड का है। और क्या? अध्यावरण। हालांकि बीजांडकाय से भी जो भ्रूण बनते हैं वो पोषण के लिए भ्रूण कोश में ही जाते हैं। तो बीजांडकाय की किसी द्विगुणित कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो ये कंडीशन कहलाती है कि तीसरा प्रकार, कि भ्रूण कोश के बाहर की किसी कोशिका से भ्रूण का बनना। तो ये तो कुछ हमने प्रकार देखे। अब एक दो शब्द और प्रचलित है बहुभ्रूणता के बारे में, इसको हम देख लेते हैं। एक होती है वास्तविक बहुभ्रूणता और एक होती है आभासी बहुभ्रूणता। वास्तविक बहुभ्रूणता क्या होती है कि एक बीजांड में एक भ्रूण कोश और उसमें एक से अधिक भ्रूण बन जाए तो वो कहलाती है वास्तविक बहुभ्रूणता। लेकिन एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बने और इससे जितने भ्रूण बने उसको कहते हैं आभासी बहुभ्रूण। और वास्तव में इसमें एक भ्रूण कोश में तो एक ही बन रहा है, लेकिन पूरे बीजांड में तो 1 2 3 ज्यादा हो गए। तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बने उसको आभासी कहते हैं, लेकिन एक ही भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण बने तो उसको वास्तविक बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये कुछ बहुभ्रूणता के प्रकार हुए। अब बहुभ्रूणता का क्या महत्व है? तो देखिए बहुभ्रूणता में क्या होता है? निषेचन नहीं होता, अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता। तो एक तरह से तो नुकसान है कि नई जाति जो बनेगी उसमें विविधता नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मियोसिस होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तभी नए लक्षण पैदा होते हैं। लेकिन इसमें कुछ फायदा भी है। फायदा यह है कि बहुभ्रूणता से जो भ्रूण बनता है वो अपने मात्र पादप से आनुवंशिक लक्षणों में हूबहू समान होता है, जिसको प्योर या ट्रू लाइन कहते हैं, जिनका प्लांट ब्रीडिंग में उपयोग किया जाता है। और ऐसे पादप संकर ओज दर्शाते हैं। संकर ओज क्या होता है कि ऐसे पौधे जो अपने मात्र पौधों से गुणात्मक रूप से लक्षणों में अधिक बेहतर हो उसको कहते हैं संकर ओज। तो अगर पैतृक है, प्लांट है, उनसे नया प्लांट बना, उसमें मात्र पादप से अधिक उर्वर लक्षण होते हैं, तो कुछ ऐसे ही ये जो भ्रूण बनते हैं वो अधिक उर्वर होते हैं। दूसरा कि बीजांडकाय से यदि कोई भ्रूण बनता है इनसे तो वो सामान्यतः रोग रहित होता है। तो ये भी फायदा हो गया कि बहुभ्रूणता से जो भ्रूण बनते हैं वो रोग रहित होते हैं। तो कुल मिला के ये जो बहुभ्रूणता है उसका महत्व पादप प्रजनन में ज्यादा है। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन में जो प्लांट काम में लिए जाते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? शुद्ध वंशक्रम वाले। शुद्ध वंशक्रम क्या होता है कि ऐसे पौधे जिसमें सभी एलील समयुग्मजी हो। अब ये इतने सारे शब्द आपको तब ध्यान में होंगे जब आपने जेनेटिक्स ढंग से पढ़ी हो। तो ये हमारा चैप्टर हुआ पॉलीएम्ब्रियोनी, उसके टाइप और उसकी इंपॉर्टेंस। जिम्नोस्पर्म में बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन एंजियोस्पर्म के
कुछ ही वंश होते हैं, जैसे मैंने नाम लिया, नींबू है, संतरा है, क्रोटोलेरिया है, तंबाकू है, कुछ वंशजों में पाई जाती है। वैज्ञानिक आजकल आर्टिफिशियली भी पॉलीएम्ब्रियोनी को इंड्यूस करते हैं, है ना। अब तो सब कुछ संभव है, प्लांट को हैप्लॉइड बनाना, प्लांट को डिप्लॉइड बनाना, ये बहुत सारी टेक्निक्स है, उत्तक संवर्धन है, कल्चरिंग ट्रीटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में आप अगली क्लासों में पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं कि ये पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे होती है। तो अभी तक इसका आणविक आधार क्या है उसके बारे में पता नहीं चला। एक थ्योरी आई थी नेक्रो हार्मोन है, कि भाई कुछ उत्तक ऐसे होते हैं उनसे ऐसा हार्मोन निकलता है जो दूसरी कोशिकाओं को भी भ्रूण बनाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वास्तव में इस तरह के किसी हार्मोन की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान जारी है, और उसके आणविक आधार के बारे में भी हमें बेहतर जानकारी समय के साथ मिलती जाएगी, लेकिन अभी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो हमको ये समझा सके कि ये बहुभ्रूणता क्यों होती है।